2025 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। हिंदी ए, कोर्स ए का, जो कि सीबीएसई का है। सीबीएसई हिंदी कोर्स ए का यह प्रश्न पत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अगर आपने नहीं देखा तो बहुत कुछ वंचित रह जाएगा, बहुत कुछ आप छोड़ देंगे। इसलिए इस पत्र को, इस पेपर को जरूर देखें, इसका अभ्यास करें, पूरा अभ्यास करें। शुरू से आखिर तक पूरा पेपर देखेंगे तो हर चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी और कुछ भी आपसे छूट नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले आते हैं गद्य खंड पे, जो कि अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश को हम 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ने से हमारे ये जो प्रश्नों के जो खंड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है वो समझ में आने लग जाती है, क्योंकि अपठित होता है ये। अपठित को 2 बार पढ़ने से ठीक से समझ में आ जाता है, उसका थीम, उसका मेथड, उसका जो भाव है इसका भाव अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए इसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें और तीसरी बार ये इसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहले इसे अच्छे से पढ़ें, पहली बार में थोड़ा सा समझ आता है, दूसरी बार में अच्छे से समझ में आने लग जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ 2025 का वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र, जो कि सैंपल है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से 50% से 60% आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि मैं बहुत खोजबीन करके ये पेपर लेकर आई हूँ, ये तैयार किया है। इसलिए इसे जरूर देखें। खंड आ में आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को एक बार पढ़ लें, जो कि ये 5 अंक का होता है। प्रगति एवं प्रतियोगिता के इस दौर में भारत के प्रतिभा संपन्न युवा विदेशों की ओर भाग रहे हैं। प्रतिभा संपन्न युवा विदेशों की ओर भाग रहे हैं। भारतवर्ष वही देश है जहां नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे और अनेक छात्र यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। जो इस तरह के नाम आते हैं, आपके हाथ में पेंसिल हो तो वहाँ पर अंडरलाइन थोड़ा सा मार्क कर लें, ताकि ये प्रश्न में आ सकते हैं, प्रश्न का उत्तर हो सकता है कोई ना कोई। इसलिए ऐसे शब्दों को आप साथ साथ अंकित करते जाएं। अनेक छात्र यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों में साधारण छात्रों का प्रवेश पाना भी असंभव था। आज उसी भारत के छात्र विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब ये देखो, इसको भी लाइन को अच्छे से कर लो, क्योंकि ये बाहर जाने वाले छात्रों के बारे में बताया जा रहा है। उच्च स्तरीय एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपरांत उच्च स्तरीय एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उनका यही प्रयास होता है कि वे किसी तरह विदेश चले जाएं और अधिकाधिक धनार्जन करें। अब यहाँ पे भी लाइन थोड़ी सी डॉट कर लें, अंडरलाइन कर लें पेंसिल से हल्के से, कि वे किसी तरह से विदेश चले जाएं और अधिकाधिक धनार्जन करें। विदेश जाने का उद्देश्य अधिकाधिक धनार्जन होना ही, करना ही होता है। इसलिए यह मुख्य बात है। यह अत्यंत दुख की बात है कि जिन विद्यार्थियों पर देश की जनता का इतना धन खर्च होता है, उनसे देश को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों के लिए काम करने वाले प्रतिभा संपन्न युवा भारत के खर्चे पर भारत में प्रशिक्षित होते हैं। अब इस लाइन को ध्यान से देख लो, इसको दोबारा से जब पढ़ेंगे फिर से देख लेंगे। याद आता है वह समय जब अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को चुग्गा डालना शुरू किया। चुग्गा मतलब दाना डालना शुरू किया था। भारत के प्रतिष्ठित एवं संपन्न राज्यों में रेजिडेंसी बनाई गई। राजा के खर्चे पर ही अंग्रेज रेजिडेंट राजा की सुरक्षा का भार लेता था। अब यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से देखो कि चुग्गा डालना शुरू किया था। भारत के प्रतिष्ठित एवं संपन्न राज्यों में रेजिडेंसी बनाई गई। राजा के ही खर्चे पर अंग्रेज रेजिडेंस राजा की सुरक्षा का भार लेता था। सेना अंग्रेज की होती थी और खर्चा भारतीय राजा का। जानबूझकर राज्य में अव्यवस्था फैलाई जाती थी। जानबूझकर राज्य में अव्यवस्था फैलाई जाती थी और मौका पाते ही राजा को राज्य से, शासन से बेदखल करके राज्य हड़प लिया जाता था।
अब इसके भाव को हमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। इसको एक बार और देखेंगे तो और बिल्कुल अच्छे से एकदम शीशे की तरह इसका अर्थ चमकने लग जाएगा। प्रगति एवं प्रतियोगिता के इस दौर में भारत के प्रतिभा संपन्न युवा विदेशों की ओर भाग रहे हैं। इसका थीम क्या है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो पढ़ते लिखते तो हमारे देश में, खर्चा हमारे देश का करते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रतिभा संपन्न होते हैं तो वो युवा विदेशों में चले जाते हैं, विदेशों को लाभ पहुंचाते हैं, विदेशों की ओर भाग रहे हैं। भारतवर्ष वही देश है जहां नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों के कारण ही हमारा देश विश्व गुरु माना जाता था और अभी भी माना जाता है। अगर आप ध्यान से समझें इसको, अपने देश के महत्व को समझें तो जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे तथा अनेक छात्र यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों में साधारण छात्रों का प्रवेश पाना भी असंभव था। आज उसी भारत के छात्र विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। उच्च स्तरीय एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उनका यही प्रयास होता है कि वे किसी तरह विदेश चले जाएं और अधिकाधिक धनार्जन करें। यह अत्यंत दुख की बात है कि जिन विद्यार्थियों पर देश की जनता का इतना खर्च होता है उनसे देश को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों के लिए काम करने वाले प्रतिभा संपन्न युवा भारत के खर्चे पर भारत में प्रशिक्षित होते हैं। सुन रहे ना, भारत के खर्चे पर भारत में प्रशिक्षित होते हैं। याद आता है वह समय। अब इस बात को अंग्रेजों के समय के साथ तुलना की गई है कि अंग्रेजों का क्या था सिस्टम। अंग्रेज भी बिल्कुल यही करते थे, भारत के खर्चे पर ही भारत को ही दंडित करते थे, भारत को दिखाते थे, जताते थे कि देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया। तो भारत का ही खर्चा होता था और भारत को दिखाते थे देखो ये। तो ये क्या है, याद आता है कि वह समय अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को चुग्गा डालना शुरू किया था। भारत के प्रतिष्ठित एवं संपन्न राज्यों में रेजिडेंसी बनाई गई। राजा के खर्चे पर ही अंग्रेज रेजिडेंट राजा की सुरक्षा का भार लेता था। सेना अंग्रेज की होती थी और खर्चा भारतीय राजा का होता था। जानबूझकर राज्य में अव्यवस्था फैलाई जाती थी ताकि मौका पाते ही राजा को राज्य से, शासन से बेदखल करके राज्य हड़प लिया जाता था। ये नीति होती थी अंग्रेजों की। अब इसको समझकर अब हम प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न ये जो गद्यांश है इसी पर आधारित, इसी में से ही हमने चुनना होता है इसके उत्तरों को, इसलिए गद्यांश को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आगे प्रश्नों पर चलेंगे कि प्रश्न क्या दिए गए हैं। प्रश्न इसमें है, पहला प्रश्न क प्रश्न है गद्यांश में किस समस्या को प्रस्तुत किया गया है। गद्यांश में किस समस्या को प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर विकल्पों से चुनिए। अब इसके प्रश्न थोड़े इस तरह से आते हैं, इनका ट्रेंड पिछले 2 सालों से बदल गया है, इसलिए प्रश्नों को बहुत सावधानी से देखो कि इनका उत्तर कैसे देना है। ये देखो, पहला ये जो 4 है ये ऑप्शन, ये कथन है इस गद्यांश के अनुसार। इसमें से ये देखना है कि सही कौन सा है। गद्यांश के अनुसार इनमें से सही कथन कौन सा है, पहले तो ये चुनना है। फिर उसके बाद फाइनल प्रश्न हमें उत्तर इसमें से देना है कि इनमें से विकल्प कौन सा सही है। इनको देखकर इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये देखना है। इसलिए 2 तरह से उत्तर समझना होता है। पहला है विद्यार्थियों की अशिक्षा अत्यंत शोचनीय है। विद्यार्थियों की शिक्षा अत्यंत शोचनीय है। दूसरा, युवकों की मानसिकता गिर गई है। विद्यालयों का गिरता शैक्षिक स्तर अत्यंत नुकसानदेह है। और शिक्षित युवाओं का विदेश पलायन देश के लिए हानिकारक है। अब देखो यहाँ पे इनमें से कौन कौन से जो कथन है वो सही हैं। इसको समझकर हमने इनमें से
प्रश्न देना है। अब विकल्प देखें, विकल्प कह रहा है, पहला है केवल कथन एक सही है, अशिक्षा अत्यंत शोचनीय है। दूसरा है कथन 2 एवं 4 सही है, 2 एवं 4 सही है। अब आगे देखिए, कथन 3 व 4 सही है, कथन 3 व 4 सही है। विश्वविद्यालयों का गिरता शैक्षिक स्तर अत्यंत नुकसानदेह है। और चौथा है केवल कथन 4 सही है। तो शिक्षित युवाओं का विदेश पलायन देश के लिए हानिकारक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें विदेश जाने की ही बात सबसे अधिक गौर करने वाली है, इस पर जोर दिया गया है। इसलिए हम ये कथन 4 सही पर टिक लगाएंगे कि कथन 4 सही है। कथन 4 ऑप्शन जो है, ऑप्शन ये कह रहा है कि केवल कथन 4 सही है, ये वाला है ना, तो इसलिए हमने इस पर टिक लगा दिया। अगर हम कहें विश्वविद्यालयों का गिरता शैक्षिक स्तर अत्यंत, ये बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है, लेकिन मेन क्या है, विदेश पलायन देश के लिए हानिकारक है, ये बात सही है। ख दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रख्यात विश्वविद्यालय थे। हमने गद्यांश पढ़ते हुए हमने कहा था ना, इस पर अंडरलाइन कर लो या पेंसिल से मार्क कर लो। तो देखने, नालंदा, सांची, उज्जैन, नहीं सांची नहीं था उसमें, ना विक्रमशिला, अवध, ओरछा, अवध ओरछा भी नहीं था, तक्षशिला, इंदौर, इंद्रप्रस्थ भी नहीं था, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है कि इसके ऊपर इस गद्यांश में इन विश्वविद्यालयों के बारे में कहा गया है ना, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इसलिए चौथा ऑप्शन इसके लिए अनुसार सही है। अब गा पर आ जाए, शिक्षित युवकों का विदेश गमन का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण हमने अभी पढ़ा था कि अधिकाधिक धनार्जन, हाँ बिल्कुल सही है, अधिकाधिक धनार्जन। आगे भी देख लें, पर्यटन की लालसा पूर्ति, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन यापन, स्वदेश के प्रति प्रेम का अभाव नहीं, ये पहला ऑप्शन सही है, अधिकाधिक धनार्जन। ठीक है, उसके बाद घा पर आते हैं, अंग्रेज भारतीय राजाओं का राज्य कैसे हड़पते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि अपने देश के लिए आप ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए ही नहीं है, अपने देश के प्रति जो छल हुआ उसको समझने के लिए भी ये प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अंग्रेज भारतीय राजाओं का राज्य कैसे हड़पते थे। भारतीय राजाओं की सेना में भर्ती होकर, अनेक राज्यों में सभाएं आयोजित करके, राज्य की सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैलाकर, जनता के सामने राजा की जो छवि है वो धूमिल हो जाए, इसलिए अव्यवस्था फैलाकर करते थे। भारतीय राजाओं को धन का प्रलोभन देके, ये गद्यांश के अनुसार ये तीसरा ऑप्शन सही है, राज्य की सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैलाकर, है ना। उसके बाद ग पर आ जाते हैं, इसका उत्तर देखें कि कथन ए और कथन आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए कहता है किसी भी देश के लिए युवा शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। कथन आर कहता है किसी भी देश का विकास और प्रगति वहाँ के युवाओं पर निर्भर करती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इन प्रश्नों को देखें कि ये प्रश्न क्या कहते हैं। कथन ए गलत है और कारण आर सही है। ये कथन, ये ऑप्शन, ये जो विकल्प दिया है, एक पहले विकल्प का कहना है कि कथन ए गलत है और कारण आर सही है, नहीं, ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। कथन ए विकल्प 2 कहता है कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है, ये भी गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन है कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है प्रश्न, क्योंकि कथन ए भी सही है और जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन जो विकल्प हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 में पद्यांश दिया हुआ है और पद्यांश यहाँ पे 2 होते हैं। प्रश्न 2 में निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये प्रश्न भी 5 अंक का होता है जिसको हमने सॉल्व करना होता है। इसके भी 5 प्रश्न दिए होंगे 1 अंक के। तो इसमें 2 पद्यांश दिए होंगे चॉइस के लिए, जिसमें से एक को हमने सॉल्व करना है, इस पर ध्यान देना। जिसके निमित्त तप त्याग किए, हंसते हंसते बलिदान दिए, कारागरों में कष्ट सहे, दुर्दमन नीति ने देह दहे,
घर बार और परिवार मिटे, नर नारी पिटे, बाजार लुटे, आई पाई वह स्वतंत्रता, पर सुख से नेह ना नाता है। क्या यही स्वराज्य कहता है? सुख सुविधा समता पाएंगे, सब सत्य स्नेह सरसाएंगे, तब भ्रष्टाचार नहीं होगा, अनुचित व्यवहार नहीं होगा। जननायक यही बताते थे, दे दे दलील समझाते थे, वे हुई व्यर्थ बीती बातें जिनका अब पता न पाता है। क्या यही स्वराज्य कहता है? क्या यही स्वराज्य कहता है? शुचि स्नेह अहिंसा सत्य कर्म बतलाए बापू ने सुधर्म। शुचि स्नेह अहिंसा सत्य कर्म बतलाए बापू ने सुधर्म। जो बिना धर्म की राजनीति, जो बिना धर्म की राजनीति उसको कहते थे वह अनीति। अब गांधीवाद बिसार दिया, सद्भाव त्याग तप मार दिया, व्यवसाय बन गया देश प्रेम, खुल गया स्वार्थ का खाता है। ये पद्यांश है जिसको हमने इससे संबंधित ये प्रश्न दिए हुए, इसको सोल्व करना है। पहला प्रश्न है, क्या यही स्वराज्य कहता है? और कथन है, क्या ये एक प्रश्न है, क्या ये एक व्यंग्य है, क्या ये एक समस्या है या एक समाधान है? तो ये व्यंग्य है, क्योंकि व्यंग्य के रूप में कहा है कि क्या इसी को स्वराज्य कहते हैं, तो ये व्यंग्य है, क्योंकि यानी कि इसको कटाक्ष करके ये बताया गया है कि क्या यही स्वराज्य कहता है। दूसरा, दुर्दमन नीति ने देह दहे, पंक्ति का अर्थ व्यक्त करता वाक्य निम्नलिखित कथनों को पढ़कर विकल्पों से चुनिए। अब विकल्प क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रेमियों को दमन में शामिल किया गया, तो नीति ने देह दहे, देह का मतलब शरीर, इस अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, उनकी इच्छाओं को दबाने के लिए उनके देह को ही समाप्त किया जाता था, है ना, उनके शरीर को ही समाप्त किया जाता था। यानी दो, ये जो है केवल कथन 2 सही है, इसका आंसर सही है, कथन 2 सही है। क्या? उत्पीड़न से देशवासियों का जीवन समाप्त किया जाता था, ये कथन 2 सही है। इसका मतलब ऑप्शन विकल्प में से पहला ऑप्शन सही है। ग के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति पर कौन सा कथन अनुपयुक्त है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति पर कौन सा कथन उपयुक्त है? समाज में सर्वत्र धन का महत्व बढ़ना, सुख सुविधा और स्नेह की प्राप्ति होना, उचित व्यवहार का सर्वत्र साम्राज्य होना, है ना, और सब जगह सत्य का बोलबाला होना। समाज में सर्वत्र धन का महत्व बढ़ना, सुख सुविधा और स्नेह की प्राप्ति होना, उचित व्यवहार का सर्वत्र। अब यहाँ पे देखो अनुपयुक्त लिखा है, इस पर ध्यान दो कि यहाँ पर अनुपयुक्त लिखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति पर कौन सा कथन अनुपयुक्त है? अब हम जल्दी से पढ़ जाते हैं और यहाँ पे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अनुपयुक्त को देखा ही नहीं हमने, इसी से परेशानी बढ़ जाती है, इसी से दुविधा हो जाती है और हम लोग सही उत्तर ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पे अनुपयुक्त देखना है, तो उचित व्यवहार का सर्वत्र साम्राज्य होना, सब जगह सत्य का बोलबाला होना, इसके अनुसार सुख सुविधा और स्नेह की प्राप्ति होना। अब ये तीनों ही चीज़ें जो है अपने आप में ही विरोधाभास, अनुपयुक्त है, क्योंकि सुख सुविधा और स्नेह, जहाँ सुख सुविधा होगी वहाँ स्नेह नहीं होगा, जहाँ स्नेह होगा वहाँ सुख सुविधा नहीं होगी। ये तीनों चीज़ें इस पद्यांश के अनुसार ये दूसरा ऑप्शन अनुपयुक्त है, इसकी बात इसमें नहीं कही गई है ना। गांधी किसके समर्थक नहीं थे? अब ये प्रश्न घ पर आता है, घ में है कि गांधी किसके समर्थक नहीं थे? तप और अहिंसा के, धर्महीन राजनीति के, ये धर्महीन राजनीति के समर्थक नहीं थे, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पर हम टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए काव्यांश के अनुसार बापू ने क्या सुधर्म बताए थे? कथन पढ़कर सही उत्तर विकल्पों से चुनिए, इसके लिए विकल्प भी चुनने हैं, तो पहले इसे देख लें। आस पास सफाई रखना, अहिंसा धर्म का पालन करना, सदा सत्य पर अडिग रहना, सदैव अपने कर्म पर विश्वास करना। तो ये चारों ही बातें
थी जो सुधर्म की बताई थी गांधी जी ने, तो इसके अनुसार हम इसमें से उत्तर देखेंगे। कथन 1 एवं 2 सही है, कथन 1 से 4 सभी सही है। ये उत्तर बिल्कुल सही है क्योंकि 1 से 4 सभी कथन सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन 4 पर ये 2 पर टिक लगा देंगे, 2 पर। ठीक है, अथवा करके दिया यानी कि आपने तो 2 में से 1 करना है, लेकिन हम तो दोनों को सॉल्व करके बताएंगे ना, ताकि आपको सुविधा हो जाए। तो चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने, जिसके जीवन का विफल प्रयासों से भी दूर वेग भुजाओं में भर जाता, जोड़ा करता जिनकी गति से नव उत्साह निरंतर नाता, पर्वत के विशाल शिखरों सा यौवन उसका ही है अक्षय, जिसके चरणों पर सागर के होते अनगिन ज्वार सदा लय। लय जैसे कि एक स्वर की लहरी होती है ना, स्वर किस तरह ताल से ताल मिलाना, वो वाला लय सब बन जाता जब ज्वार लहरें उठती हैं और गिरती हैं। तो अचल खड़े हो रहते जो ऊंचा शीश उठाए, तूफानों में सहनशीलता दृढ़ता हंसती, जिनके यौवन के प्राणों में वही पथ बाधा को तोड़े बहते हैं, जैसे ही निर्झर प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर, आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जग कर है लहराई, आज विगत युग के पतझर पर तुमको नव मधुमास खिलाता, नव युग के पृष्ठों पर तुमको है नूतन इतिहास लिखाना, उठो राष्ट्र के प्राण, उठो राष्ट्र के नव यौवन, तुम दिशा का सुन आमंत्रण, जगो देश के प्राण, जगा दो नए प्रात का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो हम में भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। ये पद्यांश है जो दूसरा है, इसको हम अब सॉल्व करेंगे इसके प्रश्न के आधार पर, इसके जो प्रश्न दिए गए उसके आधार पर इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये पद्यांश के प्रश्न उत्तर इस तरह से हैं, इनके प्रश्नों को हम हल कर लें। कविता के अनुसार युवावस्था की विशेषता क्या है? कथन पढ़कर सही उत्तर विकल्पों से चुनें। इसमें कथन ये दिया हुआ है और विकल्प ये हैं, तो कथन पहले पढ़ लें। साहस से भरपूर, जुझारू से किसी भी समस्या पर विजय, संकटों से टकराने लड़ने और उन्हें जीतने का प्रबल वेग और मजबूत इरादे तथा ईश्वर पर विश्वास। अब इनमें से सही विकल्प कौन सा है, इनको देख लेते हैं कि केवल कथन 4 सही है, केवल कथन 4 सही है, केवल कथन 1, 2 तथा 3 सही है। 3 क्या कहता है? साहस से भरपूर, जुझारू रूप से किसी भी समस्या पर विजय और संकटों से टकराने लड़ने और उन्हें जीतने का प्रबल वेग। ओके, और ये भी देख लें कथन 3 और 4 सही हैं, 3 और 4 सही, मजबूत इरादों तथा ईश्वर पर विश्वास। और केवल और चौथा ऑप्शन है केवल कथन 3 सही है। तो हमें क्या लगता है कि ये तीनों ही चीज़ें ऊपर वाली जो 1, 2, 3 ये तीनों चीज़ें सही हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन विकल्प 2 सही है हमारा, इस पर हम टिक लगाएंगे। कथन 1, 2 और 3 सही है क्योंकि इस कविता के अनुसार, इस पद्यांश के अनुसार साहस से भरपूर, जुझारू रूप से किसी समस्या पर विजय पाना और संकटों से टकराने लड़ने और उन्हें जीतने का प्रबल वेग इस कविता के माध्यम से हमें दिखाई देता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका प्रश्न देख लेते हैं अब। नव युवक उद्यत रहता है, कथन को पढ़कर सही विकल्प चुने। कथन कहता है मुसीबतों की चट्टानों से भिड़ने को, विफलताओं से जूझने को, तूफानों और बाधाओं से लड़ने को या सभी कुछ खोने को। और इसके विकल्प कहते हैं कथन 1 तथा 2 सही है, केवल कथन 4 सही है, कथन 1, 2 तथा 3 सही है, कथन 2 और 3 सही है। और हमारे हिसाब से क्या है कि कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है।
तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कह रहा है कि कथन 1, 2 और 3 सही है ना। तो इसके हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही है, ये उत्तर है हमारा विकल्प 3। अब आगे देखें, प्रश्न है कवि युवकों का आह्वान करता है, और इसके ऑप्शन है जीवन की बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए, या भूतकाल के पराजय से अनुभव लेकर नई राह विकसित करने के लिए, उपर्युक्त दोनों, या फिर उपर्युक्त कोई नहीं। अब यह फिर से देख लें एक बार कि उपर्युक्त दोनों वाला सही है या फिर कोई नहीं। जीवन की बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए, ओके बिल्कुल ठीक है। भूतकाल के पराजय से अनुभव लेकर नई राह विकसित करने के लिए, तो ये भी सही है। इसका मतलब पहला और दोनों सही है, और ये तीसरा ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर है, उपर्युक्त दोनों, है ना। और घ देखें, कवि युवाओं को शिक्षा लेने को कह रहा है, भूतकाल की कमियों से, ह्रासों से, पराजय के पतझड़ से और उपर्युक्त सभी से, है ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा भी ये वाला उत्तर भी उपर्युक्त सभी से, ये वाला प्रश्न आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा चौथा ऑप्शन सही। उसके बाद घ देखें, ङ है उपर्युक्त काव्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। शीर्षक तरुणाई का उत्साह या प्रगति का मंत्र। अब यहाँ पे प्रगति के ऊपर ज्यादा जोर दिया हुआ है ना ये गद्यांश में, इस वाले पद्यांश में, इसलिए हमें ये इस पर हम टिक लगाएंगे, प्रगति का मंत्र, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब ये व्याकरण शुरू हो गया, यहाँ से प्रश्न नंबर 3 से व्याकरण है। हाँ, तो ये कहता है कि है पद परिचय है, पद परिचय के 5 प्रश्नों में से 4 करने हैं, और मुझे कल गांव जाना है। कल पर अंडरलाइन है, कल को देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन विशेषण है, ओके ठीक है। और गुणवाचक है, गुणवाचक भी है क्योंकि इसमें समय की बात कही गई है, ओके। गुणवाचक पुल्लिंग और बहुवचन है, बहुवचन तो नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। स्थानवाचक विशेषण है, स्थानवाचक कल की बात है, समय की बात कही गई, स्थानवाचक नहीं है, तो पुल्लिंग है और एक वचन है, एक वचन भी है। परिमाण भी नहीं है, परिमाण में तो तौल की बात होती है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है, गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग और एक वचन, है ना। अब आगे खा पर आ जाते हैं। ख प्रश्न कह रहा है, राम ने रावण को मारा, को चिन्ह लगा हुआ है, को चिन्ह को ध्यान में रखकर हम इसके ऑप्शन देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है और कर्म कारक। अरे वाह, पहला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। आगे भी देख लें, जातिवाचक तो नहीं है, व्यक्तिवाचक तो है, पुल्लिंग तो है, बहुवचन नहीं है ना, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तो व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, एक वचन कर्ता कारक नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, फर्स्ट पर हम टिक लगाएंगे। उसके बाद है मीरा प्रसिद्ध कवित्री है, मीरा प्रसिद्ध कवित्री है। गुणवाचक विशेषण मूलावस्था भी है, स्त्रीलिंग भी है, एक वचन भी, विशेष्य मीरा, विशेष्य इसका मीरा, यानी मीरा की तारीफ हो रही, मीरा के लिए विशेषण आया है प्रसिद्ध। हाँ, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है, इसमें टिक लगाई हुआ है पहले से। आगे देखते हैं घ में प्रश्न है, शीत ऋतु में हिमालय बर्फ से ढक जाता है, शीत ऋतु में हिमालय बर्फ से ढक जाता है। अब शीत ऋतु पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो अब इसको भी देख लें। अब ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, परिमाणवाचक है, स्त्रीलिंग परिमाणवाचक तो है ही नहीं बिल्कुल, है ना। गुणवाचक पुल्लिंग और ये बहुवचन है, और बहुवचन नहीं है, ये
संख्यावाचक भी नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ भी टिक लगा हुआ, पहला ऑप्शन सही है कि विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग भी है और एक वचन भी है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद इसको देख रहे, विद्वान पर अंडरलाइन किया हुआ है। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, है ना। तो रेखांकित शब्द को हमने बताना, उसके बारे में हमने बताना, परिचय देना है। वाक्य में रेखांकित पद है गुणवाचक विशेषण, हाँ बिल्कुल है। परिमाणवाचक नहीं है, संख्यावाचक भी नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं है, ये गुणवाचक विशेषण है। तो ये ऑप्शन, यही पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न 4 में रचना के आधार पर वाक्य भेद है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये भी 4 अंक का होगा। हर एक प्रश्न 1-1 मार्क्स का है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। अब यहाँ पे दोनों सत्य बोलो अपने आप में एकदम स्वतंत्र वाक्य है, तो और कटु सत्य ना बोलो ये भी स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन परंतु जो है वो संयोजक लगा हुआ है, इसलिए हम इसको फौरन समझ के बोलेंगे कि ये संयुक्त वाक्य, जिसमें संयोजक वाक्य सरल वाक्य होते हैं और स्वतंत्र वाक्य होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होता है, इसलिए संयुक्त वाक्य पर हम टिक लगा देंगे। फिर खा है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो पहले तो हमने इसको इसके साथ देखना है, फिर उसमें से देखना है कि ये सही कौन सा है ना। तो 2 तरह से इसका उत्तर देना है। पहले इसको देख लें। प्रातः काल होते ही सूर्य की किरणें चमक उठी, तो यहाँ पर एक क्रिया है, इसका मतलब ये सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य ये सेकंड ऑप्शन में है, यानी कि ये और ये एक का मैचिंग है, ये 2 है ना। उसके बाद जब लगा है और तब लगा है, इसका मतलब जब और तब के कारण हम इसे मिश्र वाक्य की ओर लेके जाएंगे। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तब मैं उससे मिला, यानी कि ये मिश्र वाक्य, यानी दूसरे का तीसरा मैच हो रहा है, तीसरे के साथ मैच हो रहा है। और तीसरा वाक्य देख ले, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। तो यहाँ पर भी दोनों वाक्य, जो ये कठोर बनो सरल वाक्य है, सहृदय बनो ये भी सरल है, और साथ में ये स्वतंत्र वाक्य भी हैं। तो परंतु ने संयोजक बन के इन दोनों वाक्यों को जोड़ा हुआ, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य एक के साथ है, तो यानी तीसरे का मैच पहले के साथ हो रहा है। तो इसके साथ अब इनको ध्यान में रखते हुए अब हम इसमें से देखेंगे कि विकल्प सही कौन सा है। ठीक है, अब हम विकल्प देखेंगे सही कौन सा विकल्प है। पहले फर्स्ट विकल्प में है पहले के साथ दूसरा मैच हो रहा है, दूसरे के साथ तीसरा मैच हो रहा है, और तीसरे का मैच पहले हो रहा है, यानी कि ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही मिल गया हमें, इस पर हम टिक लगा देंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़े। जिसका मुझे डर था वही हुआ, गाड़ी छूट गई। अब यहाँ पर भी क्योंकि क्रियाएं यहाँ पर एक नहीं है, एक होती तो हम सरल देखते। संयुक्त है, संयुक्त में 2 क्रियाएं होती हैं, मतलब एक से अधिक क्रिया होती हैं, लेकिन यहाँ पर जिसका डर था वही हुआ, जिसका और वही वाला संयोजक ये युग्म बना हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मिश्र वाक्य है। तो मिश्र कर पे हमने टिक लगा दिया। विस्मय आदि तो नहीं है। ये गा का हमने देख लिया। अब घ का देखें। पुनीत ने खेला और चला गया, वाक्य सरल रूप है, ये सरल रूप का देखना है। तो सरल रूप क्या होगा इसमें? पुनीत खेलते खेलते चला गया, पुनीत खेल कर चला गया, पुनीत खेल कर चला गया, और पुनीत खेलते ही चला गया है। तो सभी में एक एक क्रिया है, लेकिन सही वाक्य थर्ड ऑप्शन है, पुनीत खेल कर चला गया। इस तरह से एक वाक्य बनता है, सरल वाक्य। उसके बाद देखो न आता है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, ये संयुक्त वाक्य है। और यहाँ पे दिया प्रश्न कि संयुक्त वाक्य रूपांतर होगा, यानी संयुक्त का ही इसमें उदाहरण देखना है। तो गिलास नीचे गिरा और टूट गया, ये संयुक्त वाक्य है। गिलास नीचे गिरा, गिर कर टूट गया, ये मिश्र, ये तो सरल वाक्य हो क्योंकि इसमें एक क्रिया है। गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, ये भी एक क्रिया है। जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया, ये मिश्र है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो क्योंकि इसमें संयुक्त वाक्य है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया ना। उसके बाद अब 5वां प्रश्न देखें। 5वें प्रश्न में वाच्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आया है
तो निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। मतलब टोटल 4 अंक का, हर एक प्रश्न 1-1 मार्क्स का होगा। अब इसमें कर्म वाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्म वाच्य है तो कर्म का होगा तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है ना। और उसके बाद कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनें। इसमें 2 तरह से प्रश्न देखने हैं, एक तो इस तरह से इसमें से देखना है, फिर इसके आधार पर विकल्प चुनने हैं हमें। तो पहले इसको देख लें। लड़का पत्र लिखता है, ये सिंपल है और ये कर्तृवाच्य, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य के साथ मैच हो रहा है। जब आप सॉल्व करेंगे आप हाथ में पेंसिल लेके बैठना, और जैसे इसका मैच है तो यहाँ पर आप इसके साथ में 1 लिख देना, ताकि याद रहे, जब विकल्प पर आएंगे तो हमें याद रहे कि इसका मैच 1 के साथ है। लड़के से तैरा जाता है, तैरा जाता है, तो इसका मतलब ये भाववाच्य हो गया, ये भाववाच्य हो गया, 2 के साथ मैच हो गया। कोयल द्वारा मधुर गाया जाता है, अब द्वारा लगा है और मधुर भी गाया जाता है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। तो इसका मतलब तीसरे का मैच जो है वो, तीसरे का मैच 1 के साथ है, इसलिए इनके साथ अब ये हो गया, हमें समझ आ गया। अब हम विकल्प देखेंगे, इसके आधार पर विकल्प में सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प है, पहला बता रहा है कि 1 का मैच 2 के साथ हो रहा है, 1 का 2 के साथ हो रहा है, हाँ ठीक है। 2 का 3 के साथ हो रहा है, 2 का 3 के साथ हो रहा है, और तीसरे का मैच पहले के साथ हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, पहले वाला ही सही है ना। उसके बाद आपका काम कर दिया गया है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? आपका काम कर दिया गया है, तो गया है, कर दिया गया है, यानी काम को, अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें, आपके काम को कर दिया गया है, तो को चिन्ह लग रहा है, यानी ये कर्म है, तो कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है, इसका मतलब ये आपका कार्य कर दिया गया है, तो ये कर्मवाच्य क्रिया होगी इसकी, तो कर्मवाच्य ये वाक्य हो गया। उसके बाद देखिए, हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य का कर्मवाच्य में रूप होगा। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है, यानी तो हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, कर्मवाच्य में, ओके ये भी सही है। तो हरीश से निबंध नहीं पढ़ा जाता, ये सही नहीं है, क्योंकि एक तो नकारात्मक हो गया, और हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता, ये तो सिंपल वाक्य कर्तृवाच्य हो गया, और उपरोक्त कोई भी नहीं, पहला ऑप्शन इसमें सही है, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है ना, कर्मवाच्य का ये उदाहरण बिल्कुल सही है। उसके बाद घा पर आ जाते हैं। ओके, तो क्या वे लिखेंगे, वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा, यानी इस वाक्य को भाववाच्य में बदलना है, तो क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या उनके द्वारा लिखा जाएगा है, और क्या वे लिखना चाहेंगे। अब यहाँ पर स्पेशल आराम से, बड़े आराम से हम समझ सकते हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या उनसे लिखा जाएगा, भाव प्रकट हो रहा है इसमें, क्या उनके द्वारा। अब जब ये उनसे में बात बन रही है, तो उनके द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या वे लिखना चाहेंगे, चाहने वाली बात नहीं कही गई है, सिर्फ लिखने की बात कही गई है, इसलिए ये सही है। और उनसे लिखा जाता है, ये प्रश्न ही खत्म हो गया, इसलिए प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में से हमें भाववाच्य चुनना है। क्या उनसे लिखा जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखें, छठा प्रश्न जो है वो अलंकार पर आधारित है ना। छठा प्रश्न अलंकार पर आधारित है, प्रश्न नंबर 6 अलंकार पर आधारित होता है, और ये अंक भी, इसके भी 4 अंक का है, ये प्रश्न भी 4 अंक का है, हर एक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, कुल 4 अंक होंगे। अब आगे देख रहे हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार हैं। यहाँ पे प्रीति नदी में रूपक अलंकार दिया हुआ, यानी प्रेम रूपी नदी है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि यह रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार पर हम टिक लगा देंगे। फिर है
बाल बिलो की बहुत मैं जांचा, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, क्योंकि ये स्पष्ट हो रहा है कि ये ब की आवृत्ति हुई है। बाल बिलो की बहुत, ब 3 बार आया है, इसलिए ये स्पष्ट है कि ये अनुप्रास अलंकार है, तो हम अनुप्रास अलंकार पर टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद है भी एकदम स्पष्ट है कि कनक कनक ते सौगुनी। अब 2 बार आवृत्ति हुई है शब्द की, जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, और बहुत ही फेमस ये उदाहरण भी है, तो इसमें फौरन समझ आ जाता है कि ये यमक अलंकार है, क्योंकि कनक कनक में दोनों में अलग अलग अर्थ है। एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। ते सौगुनी मादकता अधिक है, दोनों में मादकता अधिक है, यानी इस शब्द के अनुसार ये यमक अलंकार है, तो यमक अलंकार पर हम टिक लगा देंगे। अब है सत्य स्नेहशील सुख सागर। सत्य स्नेहशील सुख सागर, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? सत्य स्नेह, यहाँ पर भी स की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसे अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। अनुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। उसके बाद तारा सी तरुणी, तामे ठाड़ी झिलमिल होती। अब यहाँ स्पष्ट हो रहा है सी लगा हुआ है, तारा सी तरुणी, तारा के समान तरुणी, तो तारा के समान सी लगा हुआ है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। हम फौरन इसको उपमा अलंकार पर टिक लगा देंगे, उपमा अलंकार, ठीक है। अब ये आपका पाठ्य पुस्तक, ये पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश तो आपका पढ़ा हुआ है, इसको मैं नहीं ले रही हूँ, आपका व्याकरण पोर्शन सारा मैं ले रही हूँ। पठित गद्यांश तो आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है ना ये। उसके बाद ये गद्यांशों से, पाठ से रिलेटेड ये इनकी प्रश्न भी हैं, ये भी आप कर लेंगे, ये भी आप अपने आप कर लेंगे, है ना, ये भी आप अपने आप कर लेंगे। अब प्रश्न 14, अब प्रश्न 14 में राइटिंग सेक्शन है, इसमें लिखने का है, यानी कि इसमें किसी 3 विषयों पर किसी 3 विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद का प्रश्न राइटिंग सेक्शन में आता है। राइटिंग वर्क जो है मैं शाम को 7 बजे लाइव क्लास में करवाती हूँ। जितने भी राइटिंग जैसे सूचना है या अनुच्छेद है या निबंध है या फिर पत्र लेखन है, ये सब मैं लाइव क्लास में करवा रही हूँ। आप उसमें देख सकते हैं जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं अलग अलग जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैं करवा रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं एक बार ये आपको दिखा रही हूँ कि पेपर कैसे आता है। जो है यहाँ पर पत्र आता है, 15 प्रश्न में पत्र आता है। 15वें प्रश्न में पत्र है। पत्र के 2 ऑप्शन 2 प्रश्न होते हैं, उसमें से एक करना होता है, ये भी 5 अंक का होता है। और उसके बाद 16वें में आता है सहायक अध्यापक पद के लिए अपना एक आकर्षक स्वव्रत। स्वव्रत यानी कि अपना बायोडाटा आपने लिखना, इसी शब्दों की इसमें सीमा होती है, ये भी 5 अंक का होता है, ये भी 5 अंक का होता है। 16वां प्रश्न, इसमें स्वव्रत लिखा होता है और साथ में इसमें ऑप्शन होता है, आपको एक चॉइस मिलती है कि या तो स्वव्रत लिखो या फिर ईमेल लिखो। ईमेल या स्वव्रत दोनों में से कोई एक कार्य करना होता है। दोनों की शब्द सीमा 80 होती है। और उसके बाद है 17वें प्रश्न में एक विज्ञापन लिखना है तंबाकू पर या फिर बधाई संदेश। 17वें पर भी चॉइस है, 16वें में भी चॉइस है और 15वें में भी चॉइस है और 14वें में 3 अनुच्छेद दिए होंगे, 3 में से एक करना, यानी कि 14, 15, 16, 17 ये सभी हैं जिसमें ये राइटिंग सेक्शन वाले हैं, इसमें सभी में आपको चॉइस भी मिल रही है। तो ये जो राइटिंग सेक्शन वाला प्रश्न है वो मैं यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इनको मैं लाइव क्लास में करवाती हूँ जो शाम को मैं 7 बजे, ठीक 7 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हमने सॉल्व किया आज।